हेलो बच्चों, मैं सरी बलविस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल से पहले जो भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले भी जो भी हिस्ट्री रहा है उसके बारे में अपन पढ़ा था। तो एवरी लेक्चर को आप देखिए, उसमें जो भी दिक्कतें आए उसको कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और बताइए हमें कि सर ये इस टॉपिक में जो है मुझे ये दिक्कत आई है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो शुरुआत के 10 मिनट में बता पाएंगे। ओके बेटा। और एवरी लेक्चर को देखने से पहले एक कॉपी और पेन रखिए, ताकि जो भी उसमें पॉइंट्स तुम्हें लगे कि ये जो पॉइंट्स मेरे को पता नहीं है या इस पॉइंट को कैसे और अच्छे से कर सकते हैं उसको देखिए। और जो भी एक्सेप्शंस हैं मेनली, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ऐसा रहता है क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सेप्शंस पे आते हैं, तो उनको भी नोट कीजिए, ठीक है। आइए अपन आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अगर एक अपन सरल भाषा में या अगर नॉर्मली अपन बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किन में? अट्रैक्शन अगर टू एटम्स जो है वो कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड हो? कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो। कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो तो अभी कई बार देखा गया है कि इक्वल शेयरिंग होने से भी, इक्वल शेयरिंग शेयरिंग होने के बावजूद भी अगर ये टू इलेक्ट्रॉन्स जो है, टू इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, क्योंकि एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज मिला है और पास वाले पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मिला है। ऐसा कैसे पता चला? जब इसी मॉलिक्यूल के पास में किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रखा गया, या मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान इनमें कुछ ना कुछ क्या डेविएशन आ रहा था। डेविएशन आ रहा है इसका मीन्स वहां पे कोई ना कोई चार्ज आ रहा है, पोलैरिटी आ रही है। तो पोलैरिटी आ रही है इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक तरफ अगर ज्यादा शिफ्ट हो रहा है तो वहां क्या आ गया? नेगेटिव। किसी दूसरी तरफ थोड़े कम शिफ्ट हो रहे हैं तो बड़ा वहां क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक अट्रैक्शन है इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन था, बट वो था आइसोलेटेड। अगर अगर एटम किसी से बॉन्डेड नहीं है उसको बोलते आइसोलेटेड। गैसेस एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है? एनायन, तो ये जो अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो पार्शियल चार्ज आता है वो भी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के वजह से आता है, बट उस अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल टेंडेंसी टू attract electron towards itself, that that phenomenon is known as electron negativity. अपन बोल सकते tendency of a covalent bonded atom to attract shared pair of electrons itself is called electron negativity. तो ये डिपेंड करता है कोई भी कंपाउंड का पोलर होना किस पर डिपेंड करता है? ईएन पे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे ही अगर बात करता हूँ, जैसे मैंने इसकी बात की, या कोई भी कंपाउंड है, जैसे अपन कई बार ऐसा लिखते हैं, मैंने HF लिखा तो HF पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। HCl तो बहुत बच्चों ने देखा, HCl में हमेशा क्लोरीन पे क्या आता है? नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आता है इसको अपन बोलते हैं पार्शियल चार्ज। तो ये पार्शियल चार्ज डिपेंड करता है इनके अट्रैक्शन पे। उस अट्रैक्शन को बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं कि अगर कोई भी अगर मॉलिक्यूल ए और बी मॉलिक्यूल, अगर इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो बी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी हायर देन ए, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी इट मींस उसका अट्रैक्शन हाई होगा। अट्रैक्शन हाई होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। और जो डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, HBr बोल दो, अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है और अगर किसी एक का अट्रैक्शन हाई है तो उस पर आएगा नेगेटिव और पास वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जो पॉलरिटी आती है किसी भी मॉलिक्यूल में, उस पॉलरिटी की वजह क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन क्या बोल सकते हैं?
attraction in covalent bonded molecule for shared electron. shared electron जिस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा और सामने वाला क्या करेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आने को अपन कहते हैं पोलैरिटी। दो पोल बनते हैं डाइपोल, डाइपोल बनना सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करें कि एक दिमाग में आता है कि सर एट्रैक्शन तो पीछे वाला भी था जो आपने पढ़ाया, तो उसमें उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस ये था, अभी मैंने बोला भी था कि हमेशा ध्यान रखना अगर जैसे अपन वो बात करें ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या उसको अपन ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर अगर एलिमेंट कोई भी आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड मतलब किसी से बॉन्डेड ना हो, आइसोलेटेड गैस एटम व्हेन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नहीं है। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो चार्ज आता है वो होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा वहां पे लगता है कि ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या नेगेटिव, और जिसकी तरफ जा रहे हैं उस पर क्या पॉजिटिव। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है बट पार्शियली, कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्लोरीन जब आइसोलेटेड था, न्यूट्रल फॉर्म में था, कितने थे, 9। और यहाँ पे अभी शेयर्ड है, तो शेयर्ड में फ्लोरीन भी यहाँ पे बोल सकता है कि मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। और हाइड्रोजन भी कितने बोलता है, 2, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड फॉर्म में। तो शेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये किसमें होता है, आइसोलेटेड में, ये किसमें होता है, बॉन्डेड में। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एक अट्रैक्शन है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होती है, एनर्जी, एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन बनाता है उस दौरान जनरली एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। वहां पे एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एनर्जी है तो एनर्जी की कोई ना कोई यूनिट होगी, जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ये क्या रहता है, यूनिटलेस। इसके अलावा आप ये देखोगे, आपने पीछे देखा भी है कि अगर अपन लेफ्ट साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो रेगुलर वे में इंक्रीज नहीं होता है सबसे सब, हालांकि पीरियड में दोनों ही अट्रैक्शन है, दोनों ही इंक्रीज होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सबसे मिनिमम किसका मिला था, नियॉन का, उसके बाद में किसका मिला था, बेरिलियम का, देन किसका मिला था, नाइट्रोजन का, देन किसका मिला था, बोरॉन का, फिर मिला था लिथियम, फिर मिला था कार्बन, फिर किसका मिला था, ऑक्सीजन, और फिर किसका मिला था, फ्लोरीन। तो ये एक रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है कि लेफ्ट राइट जब इंक्रीज हो रहा है, बट अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे तो वो पीरियड में कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो रेगुलर इंक्रीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट ईएन जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। ओके, तो मेन जो डिफरेंस है वो तो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसके लिए होती है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जबकि ईएन जो होता है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है वो किसके कारण आता है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, बॉन्डेड मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की वजह से आता है। और बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो भी अट्रैक्शन आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, तो ये डिफरेंस रहता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बताया मैंने,
वो आइसोलेटेड गैस एटम, ये बॉन्डेड में। दोनों की वजह से चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। वहां पे कंप्लीट नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आता है। ओके, इसमें जो चार्ज आता है इसी को अपन बोलते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की वजह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना। ओके, ये एनर्जी है, तो एनर्जी की एक यूनिट होती है किलो जूल, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। और जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये क्या होती है, यूनिटलेस। ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। जैसा भी मैं बोल दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की है, सबसे लो वैल्यू जो है वो है किसके, सीजियम की है। तो वो एक रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू होगा तो वो क्या होगा, यूनिटलेस। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें फैक्टर्स की, सर पीरियोडिक टेबल में जैसे आपने पीछे बताया कि आयोनाइज एनर्जी पीरियड में जाने पर इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप में जाने पर जनरली डिक्रीज हो रहा है, रेडियस ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में रेडियस का डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी एक क्या है, अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में क्या इंक्रीज होगा, ग्रुप में जाने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या बोल सकते हैं इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस। रेडियस इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, साइज। और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अट्रैक्शन को तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। और इसकी जो वैल्यू मिली है, एक फॉर्मूला आगे आएगा, मुलिकन्स फॉर्मूला या पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग जब देखा गया था तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो अट्रैक्शन मिला था, जो ईएन की वैल्यू मिली थी, वो फ्लोरीन की वैल्यू मिली थी 4, क्लोरीन की मिली थी 3.1 बोल सकते हो, एनसीईआरटी में कहीं पे 3.2 भी लिख रखा है। ब्रोमीन का मिलता है 2.8, आयोडीन का मिलता है 2.5। तो ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और अट्रैक्शन को ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हम बोल सकते हैं रेडियस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, और भी बोल सकते हो आप, मैं भी बता दूंगा जो भी अपन देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली में भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिली थी 3.5, सल्फर की मिलती है 2.58, सेलेनियम की मिलती है 2.55, टेल्यूरियम की मिलती है 2.01, पॉलिनियम की भी इससे कम ही मिलती है, 1.8 के पास मिलती है। तो आप देख सकते हो ग्रुप में जाने पर, ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, साइज। साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम। और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अट्रैक्शन ही तो बोल रहे हैं, क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ पे भी देख सकते हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ईएन मिला था 3, फॉस्फोरस का ईएन मिला था 2.1। तो ग्रुप में आर्सेनिक बोलते हो, आर्सेनिक का भी 2 मिलता है 2.0। तो ग्रुप में जाने पर आपको ये ध्यान रखना, ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। ओके, साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज। ओके, तो अगर हम पूरी अगर वैल्यू देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि नेक्स्ट फैक्टर एक आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव पीरियड में जाने पर इंक्रीज होता है। तो पीरियड में जाने पर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो अगर बॉन्डेड भी होता है, बॉन्डेड भी अगर कोई होता है, बॉन्डेड भी, ये मान लो इसका कहीं पे न्यूक्लियस है और ये इसका कहीं पे न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, उनको
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट तो कौन कर रहा है, न्यूक्लियस ही कर रहा है। तो अगर वही बात है, वो इलेक्ट्रॉन जितने पास में होंगे उतना अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर अगर मान लो जेड इफेक्टिव की वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो कहने का मतलब मेरा इतना आशा है कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो ईएन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और वो देखने को भी मिला है। अगर हम एक वैल्यू देखते हैं जो मिला है पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू मिली है वो क्या वैल्यू मिली है, हाइड्रोजन के नीचे कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैस के लिए नहीं मिलता क्योंकि इनर्ट गैस क्या रहती है, आइसोलेटेड फॉर्म में, जबकि ये किसमें, बॉन्डेड बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जो मैं अभी लिख रहा हूं इतने तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इधर अपन जा रहे हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं, पीरियड में। पीरियड में क्या देख रहे हैं, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और वैल्यू भी देखने को मिला था, वैल्यू भी देखने को मिला था। हाइड्रोजन की ईएन मिली थी 2.1, लिथियम की ईएन मिलती है पॉलिंग अकॉर्डिंग 1, यहां मिलेगी 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। देख लो कंटिन्यूसली, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कंटिन्यूसली सेकंड पीरियड में ईएन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अभी ये ईएन सर ये वैल्यू कैसे निकाली है, उसके लिए अपने आगे फॉर्मूला देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, उस अकॉर्डिंग जा रहा है, पॉलिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आएगा, उससे पता चलता है। तो ये पीरियड में ईएन इंक्रीज होती है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि रिलेशन कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। ओके, अगर हम नेक्स्ट भी बात करें सोडियम, तो सोडियम की भी वैल्यू जो है, सोडियम की वैल्यू मिली थी 0.9, मैग्नीशियम की मिलती है 1.2, 1.5 मिला था, 1.8 मिला था, 2.1 मिला था, यहाँ 2 पॉइंट एग्जैक्ट बोले तो 2.55। क्लोरीन का मिलता है 3.1 से 3.2 के बीच मान लो। तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रुप में ब्रोमीन का मिला था, यहाँ पे ब्रोमीन का यहाँ पे मिला था, ब्रोमीन का यहाँ पे मिला था 2.8, कहीं कहीं एनसीईआरटी में 3.0 भी लिखा रहा है, और आयोडीन का मिलता है 2.5। तो आप आराम से देख सकते हो पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो ईएन भी इंक्रीज होगा। और ग्रुप में जाने पर आप दिख रहा है साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो आप देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो आप इजी वे में, ये जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन का 2.1 मिला था, लिथियम का 1 मिला था, सोडियम का 0.9, पोटेशियम का 0.8, और यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.7 के पास मिलता है नीचे वालों को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एग्जैक्ट में सबसे कम माना जाए अगर पीरियोडिक टेबल में, सीजियम का माना जाता है। इनर्ट गैस का मतलब ना, क्योंकि इनर्ट गैस तो आइसोलेटेड ही होती है, बॉन्डेड फॉर्म मिलती नहीं है। अगर बॉन्डेड फॉर्म में जो मिले उसके बावजूद जो अट्रैक्शन है वो सबसे मिनिमम किसका मिलता है, सीजियम का। और सबसे मैक्सिमम जो मिलता है वो मिलता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का 4। फ्लोरीन की एन 4 मिलती है। सेकंड नंबर पर सबसे मैक्सिमम किसका मिलता है, ऑक्सीजन का 3.4। ओके,
तो ये आप देख सकते हो, पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज। जैसा कि अपन ने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एक पॉइंट और रखा था, रेडियस। तो एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है। इसमें भी कुछ दिक्कत हो तो पीछे अपना एक वीडियो है एटॉमिक रेडियस का, उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें आराम से देखो कि क्या क्या फैक्टर आए थे और क्या दिक्कत आए, वो कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको बताऊंगा कि बेटा ये पॉइंट जो है जिसमें आपको डाउट आ रहा है उसके ये आंसर हो। ओके, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अट्रैक्शन को ही तो मन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, पीरियड में जाने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें वेरिएशन। अब वेरिएशन बोल दो या कई जगह ऐसा है कि जो चेंज मिले, जो भी मतलब कहीं पे ऐसा हो कि कोई एक्सेप्शन मिला है क्या, तो जनरली हम अगर बात करें, जनरली पीरियोडिक टेबल में अगर अपन बात करेंगे तो जनरली तो यही मिल रहा है कि पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, और ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। अब कई ऐसे भी हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसकी वैल्यू जो मिली है थोड़ी इरेगुलर मिली है। जैसे पीछे अपन ने रेडियस में पढ़ा था बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली जो है उसमें एक्सेप्शन मिला था रेडियस का, मैंने वहां पे बताया था। थोड़ा सा बता देता हूँ, बोरॉन से एल्यूमिनियम रेडियस इंक्रीज हुई थी, ग्रुप में रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए बट एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज हुआ था, गैलियम टू इंडियम इंक्रीज, बट इंडियम टू थैलियम 32 का डिफरेंस था इसलिए बहुत कम इंक्रीज हुआ। ये इफेक्ट था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, ये था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का। फिर हमने जब इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा बोरॉन फैमिली का, वो भी बोरॉन के बाद डायरेक्ट किसका मिला, थैलियम का। बोरॉन के बाद डायरेक्ट किसका मिला था, थैलियम। मैंने आपको इसके लिए लाइन बताया था, बेताल गया, बेताल गया अल्लादीन के अंदर इंडिया। अब अपन पढ़ रहे ई एन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी यहाँ पे क्या मिला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिली बोरॉन फैमिली में। बोरॉन की वैल्यू तो कितनी मिली, अभी पीछे मैंने ये रहा बोरॉन कितना है, 2। ओके, तो बोरॉन के 2 मिली। एल्यूमिनियम का कितना मिला, तो एल्यूमिनियम का पीछे बता रखा है 1.5। बोरॉन और एल्यूमिनियम कहाँ है, ग्रुप में है। ग्रुप में आप देख सकते हो, ग्रुप में जाने पर ईएन क्या होती है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो बोरॉन एल्यूमिनियम 1.5, बट इसके बाद में देखने मिला, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है, गैलियम और गैलियम में क्या मिला, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जब मिलेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ही तो क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये इंक्रीज हुआ 1.6। और इसके बाद में भी ये देखने को मिला, इसके बाद में भी क्या देखने को मिला था, इसके बाद में भी ये देखने को मिला था, इंडियम में मिला 1.7, और जो थैलियम है, थैलियम का भी जो ईएन मिला वो मिला 1.8। तो ये ऑर्डर मिलता बोरॉन फैमिली, देख लो इरेगुलर वैल्यू, तभी ग्रुप में होनी क्या चाहिए, डिक्रीज, बट यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, इस वजह से यहाँ पे ईएन की वैल्यू ग्रुप में भी इंक्रीज हो रही है। ओके, बोरॉन फैमिली में रेडियस भी इंपॉर्टेंट है, आईपी भी इंपॉर्टेंट है, ईएन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। ये पॉइंट से तो ध्यान रखना, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए। और यही अपने वीडियो में बहुत खास बात है कि हर एक वो पॉइंट पीरियोडिक टेबल का जहां से क्वेश्चन बन सकता है
वो बहुत ही आराम से बताया गया है। फिर भी उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आईपी, रेडियस एंड ईएन तीनों जो है बोरॉन फैमिली में बहुत ध्यान से देखना बेटा। इसके अलावा दिमाग में सर और कहीं पे ऐसा मिलता है क्या वेरिएशन? तो और कहीं पे भी अगर वेरिएशन अपन देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली में भी ऐसा अगर देखेंगे, अगर अपन सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, तो ग्रुप में जाने पर, वैसे ग्रुप में जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। बट जहां जैसे ये 50 पे आ रहा है और ये 82 पे आ रहा है, तो 50 पे आ रहा है और 82 पे आ रहा है, तो मैंने कहा था 32 का डिफरेंस जहां पे भी आएगा वहां क्या इंक्रीज होगा? वहां इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ये। तो जहां आपको 32 का डिफरेंस मिले वहां पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी इंक्रीज मिलती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेनली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है आपको कम से कम इनका याद होना, ये आपको ज्यादा यूज में आएगा। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, हेलोजन, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का भी मैंने पूरा बताया था आपको, अभी फिर से बता दूंगा। ऑक्सीजन फैमिली का भी वैल्यू अगर आपको ध्यान रखना हो तो ऑक्सीजन फैमिली का भी वैल्यू ये होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम। इसमें ईएन की वैल्यू, ऑक्सीजन की ईएन होती है 3.5, सल्फर की होती है 2.58 एग्जैक्ट, सेलेनियम की होती है 2.55, टेल्यूरियम की होती है 2.01, इसकी ऑलमोस्ट 1.8 के पास। तो आप देख सकते हो ग्रुप में जा रहा है, रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। जैसे मेरे को ही वैल्यू याद है, अब मेरे को तो याद होते बहुत समय लगा है, बट आपको नॉर्मली इतना ध्यान रखना है कि पीरियड में जाने पर ये इंक्रीज होगा सर, ग्रुप में डिक्रीज होगा। तो दो तीन जगह जहां एक्सेप्शन है, जैसे बोरॉन फैमिली मेनली हो गया, वहां आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ या जहाँ पे कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में 32 का डिफरेंस, जहाँ पे 32 का डिफरेंस जहाँ पे है वहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान। अब ये कि एप्लीकेशंस कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कौन कौन से दूसरे जो कैरेक्टर हैं, फैक्टर्स है, जो भी मतलब अपन प्रॉपर्टीज है, उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर अगर हम अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा? ईएन। ईएन इंक्रीज होगा तो ईएन है क्या? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसमें कैरेक्टर कौन होगा? नॉन मेटेलिक। तो इसीलिए हम बोलते हैं जनरली मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो उस तरफ आ रहा है इस ब्लॉक में, उनकी ईएन क्या होगी? कम। ईएन कम होगी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो जिसकी ईएन कम होगी उसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? हाई। और ईएन इंक्रीज होने के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज high electron negativity, so we can say metallic character increases down the group but decrease along a period. तो along a period क्या होता है? इंक्रीज। तो ईएन इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। और ग्रुप में जाने पर ईएन क्या होता है? डिक्रीज। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। देख सकते हो आप, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली में देख सकते हो। नाइट्रोजन फैमिली में भी अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे नीचे आता है बिस्मथ। यहाँ पे बिस्मथ के नीचे आता है मैस्कोवियम। तो उनमें कौन से कैरेक्टर है? मेटेलिक कैरेक्टर है। ऑक्सीजन फैमिली में भी यहाँ पे नीचे कौन आता है? पोलिनियम आता है। उनमें कुछ कैरेक्टर जो है वो किसके? मेटल्स के। तो ईएन कम होने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर किसमें होती है? मेटल्स। ओके,
फिर सेकंड पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड इन एनर्जी जो है उसके बारे में भी अगर अपन बात करें तो अगर ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में आने पर क्या इंक्रीज होगा, साइज। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। जिस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, अगर अपने पास एक लकड़ी बहुत बड़ी है, उस लकड़ी को अगर बड़ी लकड़ी को होगी तो वो क्या होगी, तुम आसानी से तोड़ दोगे उसको। लेकिन एक लकड़ी बहुत छोटी है, जैसे मान लो एकदम बहुत ऐसा बोल सकते हो इसका जो भी ऐसा बोल सकते हो कि बहुत छोटी लकड़ी है, मान लो बहुत छोटी लकड़ी, तो उसको अपन तोड़ने के लिए अपने को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब जितनी लेंथ कम होगी बॉन्ड के बीच में, उतना उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ आप यहाँ पे पूछते हो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंड्स किस पे होती है, बॉन्ड एनर्जी पे। तो ग्रुप में जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस। क्या इंक्रीज हो रहा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, तो ग्रुप में जा रहे हैं तो एक तो आप सीधी सी बात करते हो, ग्रुप में जाओगे तो फ्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन से फ्लोरीन से आयोडीन क्या इंक्रीज होगा, रेडियस। रेडियस इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है ईएन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो आप एक ये भी कर सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ईएन। एच एफ का डेल्टा ईएन, फ्लोरीन की ईएन कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन की ईएन कितनी है, 2.1। डिफरेंस कितना आया, 1.9। क्लोरीन की ईएन 3.1 माइनस 2.1, 3.1 माइनस 2.1 कितना, 1। एच बी आर 2.8 में से 2.1 गया, 0.7। 2.5 में से आयोडीन की 2.5 होती है, 2.1 गया, कितना बचा, 0.4। तो ग्रुप में जाने पर आप देख सकते हैं 1.9, 1, 0.7, 0.4। ग्रुप में आने पर डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, डिक्रीज। बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इट मीन्स इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो कौन सा है, एच एफ। इसीलिए एच एफ इजिली एच प्लस नहीं देता, इजिली एच प्लस नहीं देता, तो ये सबसे वीक एसिड है। बट ये एच सी एल, एच बी एल, एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप ये भी बता सकते हो कि एसिडिक बिहेवियर भी बता सकते हो कि ग्रुप में जाने पर डेल्टा ईएन जो है, डेल्टा ईएन ग्रुप में कम हो रहा है। डेल्टा ईएन कम होने के साथ साथ एच प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी आप बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये हेलोजन के हाइड्राइड्स है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई है, ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। तो अपन ने एक तो देखा था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, ग्रुप में जाने पर हम ये देखेंगे रेडियस इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। या उसको ऐसे बोलते हैं, ग्रुप में आने पर सर डेल्टा ई एन क्या हो रहा है, डिक्रीज। डेल्टा ई एन डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट एक सुमाकर स्टीवेंसन ने लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जैसे अपन पीछे पढ़ा था टॉपिक रेडियस, वहां मैंने आपको बताया था होमो डाइएटोमिक। क्या बताया था, ये बताया था कि अगर H2, अगर H2 है तो H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में क्या रहा है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस। तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर प्लस आर। बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या आ गया, 2r। रेडियस आता है d/2। ये आता है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस इन
होमो डायटोमिक, एटम अगर दोनों सिमिलर हो तो। बट अगर अगर एटम दोनों जो है डिफरेंट हो, एटम अगर डिफरेंट हो, जैसे HCl है, तो HCl है तो HCl में हाइड्रोजन का 1s1, क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 3p5, पी डबल। अब आपको बताएं, अभी मैंने बताया क्लोरीन का ईएन या अट्रैक्शन, क्लोरीन का अट्रैक्शन 3.1 है, हाइड्रोजन का ईएन कितना है 2.1, तो अट्रैक्शन हाई है, तो अट्रैक्शन हाई है तो जो भी इनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन की तरफ क्या होगा, हाईली अट्रैक्ट होगा। तो ये हाई अट्रैक्शन से इनके बीच की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सुमाकर स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग, जो अगर मैंने इसको ए माना और मैंने इसको बी माना, तो इनमें अट्रैक्शन से अगर एटम दोनों क्या हो, डिफरेंट हो तो क्या बोलोगे, हेट्रोडाइएटोमिक। तो हेट्रोडाइएटोमिक में, ये हेट्रोडाइएटोमिक के लिए बोला है, इन डाइएटोमिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस कब होगा, जब दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सिमिलर होंगे तो फिर डिफरेंट कैसे हो जाएंगे। ए बी इज मोर पोलर देन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल बी रिड्यूस, तो ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो किस अकॉर्डिंग वो कम होगी, इस अकॉर्डिंग डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स ए और एक्स बी क्या है, ई एन ऑफ ए, और एक्स बी क्या है, ई एन ऑफ बी। अब यहाँ पे इसका सर यूज क्या है, अगर इसका तुम ऐसा कर सकते हो, एक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कई बार तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर H2 है, H2 की बॉन्ड लेंथ आपको बोल दें 1.6 एंगस्ट्रॉम, Cl2 की बॉन्ड लेंथ आपको बोल दें, Cl2 की बॉन्ड लेंथ आपको बोल दिया जाए 1.8 एंगस्ट्रॉम। देन आइडेंटिफाई HCl, HCl की बॉन्ड लेंथ, अब HCl दोनों दोनों एटम क्या डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है तो आपको ये पूछ लिया, डी ए भी बोल सकते हो या डी HCl, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां ये क्लिक करना चाहिए, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है उनमें दोनों एटम क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है मतलब क्या हो गया, होमो। कितने एटम है, दो, होमो डाई एटोमिक। तो होमो डाई एटोमिक में रेडियस क्या था, d/2, रेडियस क्या था, d/2। डी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, तो 1.6/2, ये तो आ जाएगा हाइड्रोजन की रेडियस, और क्लोरीन की रेडियस आ जाएगी 1.8/2, ये आ जाएगा 0.9, वो आ जाएगा 0.8। और HCl निकालना है, तो HCl निकालने के लिए DHCl इक्वल टू क्या आ जाएगा, RH प्लस RCl माइनस 0.09 डेल्टा EN। डेल्टा EN भी क्या हो गया, डेल्टा एन क्लोरीन, क्लोरीन का EN 3.1 माइनस 2.1 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये रेडियस 0.8, क्लोरीन की आ रही है 0.9, 0.09 मल्टीप्लाई 0.9 एंड 0.8 कितना था, 1.7, 1.7 में से आपको 0.09 प्लस। ओके, तो ये आपको कब यूज करना है, ये आपको तब यूज करना है जब दोनों एटम डिफरेंट हो, हेट्रोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल हो, तो आपको बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। इट मीन्स दोनों एटम डिफरेंट है, तो दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन डिफरेंट है, उस अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होने से चेंज होगी, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन चेंज होगा, अट्रैक्शन चेंज होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस चेंज होगी, तो दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये ध्यान रख सकते हो आप।
ये मैंने बताया था कि पीछे जब आपने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था वहां देखना कोवेलेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रेडियस मैंने बताया था, अगर दोनों एटम सिमिलर हो तो उसको बोलते हैं होमोडाइएटोमिक। होमोडाइएटोमिक में दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे पर सिमिलर है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालो, बॉन्ड लेंथ उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। नेक्स्ट अपन बात करें अगर नेचर ऑफ बॉन्ड्स, एक ये भी बताया हेनरी एंड स्मिथ ने कि अगर आपको कई बार ये बताना हो कि जैसे आपने ये बोला HCl है, HCl है तो क्लोरीन का अट्रैक्शन हाई है तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव आना मतलब किसका, कौन सा करेक्टर, आयोनिक करेक्टर आ रहा है। मतलब किसी भी कंपाउंड में 100% तो कोवेलेंट नेचर है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयोनिक भी है। तो कितने परसेंट आयोनिक करेक्टर है वो अगर आपने वो जानना है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 16 डेल्टा EN। ये क्या है, डेल्टा EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर, डेल्टा EN का। तो ये आप बोल सकते हो एक मॉलिक्यूल का अपन निकालो, देख लेते हैं जैसे HCl है, आप अगर पूछ लेते हैं HCl के लिए तो आपको मेनली ध्यान रखना है एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, डेल्टा EN, एक्स ए माइनस एक्स बी। ओके, तो EN ऑफ ए एंड EN ऑफ बी, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे अगर मान लो मैं एक बात करूं, अगर अपन बात कर लेते हैं HF के लिए, तो HF के लिए अगर आपको बताना हो कि HF में कितने परसेंट जो है वो आयोनिक कैरेक्टर है या वो कोवलेंट है क्या, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, H का EN, हाइड्रोजन का EN होता है 2.1, फ्लोरीन का EN होता है 4, कितना होता है 4। ओके, फ्लोरीन का होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर आप निकालोगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर आप निकालते हो 16 मल्टीप्लाई डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर। डेल्टा EN तुम्हारे सामने है, 4 में से 2.1 गया, कितना बचा 1.9, 16 मल्टीप्लाई 1.9, 3.5 एंड 1.9 का स्क्वायर। तो देखो अगर ये मल्टीप्लाई आपको, तो ये ऑलमोस्ट वो आएगा 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता 32, उससे थोड़ा कम आएगा। ये ऑलमोस्ट देख लेना यहाँ तुम्हारे आएगा 30.4 ये आएगा, और ये 1.9 का स्क्वायर 3.5 को मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा 3.61 से, ये ऑलमोस्ट तुम्हारे 43% के पास में है। 43% मतलब उसमें आयोनिक कैरेक्टर जो है 43% है। 50 से अगर ज्यादा हो तब हम उसको बोलते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है, 50 से कम है तो ये है तो कोवलेंट कंपाउंड। बट कोवलेंट कंपाउंड में भी इसमें आयोनिक परसेंटेज ज्यादा ही है, लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि HF क्या है तो HF एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमें आयोनिक परसेंटेज निकालना हो तो इस तरह से आप बता सकते हो 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल। उसके लिए आपको शुरुआत वाले कम से कम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की EN पता होनी चाहिए, हेलोजन की EN पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली की EN पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कम से कम पता होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन बोरॉन फैमिली, वहां से भी आज तक पूछा था कि सर डी ब्लॉक और में आप ये बता सकते हो कि बस मेटल्स हैं, मेटल्स में ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में डिक्रीज होगा और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आप कर सकते हो। गैलिस, गैलिस के अकॉर्डिंग ये था, जैसे अभी हेनरी के अकॉर्डिंग था, हेनरी के अकॉर्डिंग इसमें ये भी है, इसमें ये बोला गया था, इसने एक पॉइंट बताया था कि इसने भी एक बताया था कि अगर मैंने ये देखा है डेल्टा EN जब 2.1 से ज्यादा मिला था, 2.1 से, तो वो मैक्सिमम कंपाउंड आयोनिक थे जिसमें मिलता है
बिस्मथ में देखा BiF3 में बिस्मथ का EN जो है वो 2 से कम होता है, 1.8 1.9 के पास होता है। फ्लोरीन का 4 होता है, तो ये आयोनिक रहता है। AlF3 देख लो आप, एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ, जहां पे भी 2.1 से अगर ज्यादा आएगा वो कंपाउंड क्या होगा, आयोनिक होगा। ये था एंडी एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग। तो गैलिस ने भी बोला था, गैलिस के अकॉर्डिंग ये था कि जब हमने ये देखा कि डेल्टा ईएन 1.7 से ज्यादा मिला था, 1.7 से, तो वो कंपाउंड हमें आयोनिक मिला था। और 1.7 से कम है तो मतलब कोवैलेंट है। हालांकि इस बात का एक एक्सेप्शन है, ये अपना ये हो गया एचएफ में डिफरेंस डेल्टा ईएन 4 में से 4 में से 2.1, तो कितना बचा 1.9। 1.9 तो इस अकॉर्डिंग तो ये आयोनिक होना चाहिए था। इसने बोला था 1.7 से इसमें ज्यादा होगा वो आयोनिक होंगे, बट एचएफ नहीं है। ओके, मैक्सिमम कंपाउंड, ये बात सही है, गैलिस के अकॉर्डिंग में सही है कि 1.7 से ज्यादा मिल रहा है तो वो आयोनिक में लेते। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल, कि मीन्स ये जो आप वैल्यू सर बता रहे हो कि सर लिथियम की आपने बताई 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, 3, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। तो ये कैसे आप निकालते हो, ये मोलिक्यूलर स्केल या इसके बाद एक आता पॉलिंग स्केल, ज्यादा इसको माना था पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला है, आपको अगर जब भी पूछा जाएगा तो आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी होगी और आपको फॉर्मेट 2 करना है, तो ये आएगा मोलिक्यूलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैल्यू जो है थोड़ा अगर यूनिट चेंज करेंगे तो यूनिट चेंज करने से थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सपी और मतलब एक्सपी मतलब पॉलिंग और मोलिकन में अगर आप कंपेयर करते हो तो मोलिकन अपॉन क्या करता है 2.8, तो आपको पॉलिंग वाली वैल्यू आ जाएगी, ज्यादा एग्जैक्ट पॉलिंग वाली मानते। इफ आयनिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर गिवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन क्या करते हो 5.6। ओके, और अगर किसमें दे रखा हो किलो कैलोरी में तो आपको फिर चेंज करोगे तो आपको आईपी अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन 2 इंटू 62.5। ये तो फॉर्मूले हैं, वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एसिडिक एंड बेसिक नेचर, कि सर ईएन के कारण क्या इन कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है, क्या ये चेंज होते हैं क्या। तो अगर अपन पीरियोडिक टेबल में हम ये देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम ये देखेंगे कि अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, ईएन इंक्रीज हो रहा है, ईएन इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करते हैं, नॉन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक। जैसे और नहीं तो कम से कम इतना तो सुना ही होगा, CO2 CO2 हो गया, SO2 हो गया। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, इंक्रीज। वही बात है, ईएन इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। तो ये अपन देखेंगे ऑक्साइड्स में भी। फर्स्ट पॉइंट है हाइड्राइड के लिए, कि अगर हाइड्राइड के लिए अगर आप बताओ तो सर कैसे, स्टेबिलिटी तो आपको भी पीछे बताया था मैंने कि ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो वो नीचे वाले जो होंगे वो इजीली क्या देंगे, HF HCl HBr और HI। इसमें आपने देखा कि सर ग्रुप में गए तो क्या इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो ये सबसे इजीली क्या देगा H+, और H+ इजीली देगा तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, HI। सिर्फ इसमें नहीं है, अगर आप यही बात यहाँ पे भी करो, H2O H2S H2SE H2TE, ऑक्सीजन फैमिली के भी हाइड्राइड्स
तो यहाँ पे भी ये बात अप्लाई होगा। ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में जाने पर बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। और ग्रुप में जाने पर ये बात जानना, ग्रुप में बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी जो होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा H2O की सबसे मिनिमम, तो सबसे नीचे जो हाइड्राइड लिया है उसकी होगी। तो आराम से ध्यान रखो कि सर कहना क्या चाहते हो। तो ये जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड जनरली अगर आपको पूछेंगे भी तो आपको पूछेंगे या तो नाइट्रोजन फैमिली के, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड। ऑक्सीजन फैमिली के H2O, H2S, H2SE, H2TE, HF, HCl, HBr और HI। सब में आप ये ध्यान रख सकते हो कि सर ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, H प्लस देना आसान होगा, H प्लस देना आसान होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI। यहाँ सबसे अच्छा कौन है, H2TE। यहाँ कौन होगा, SbS3। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रुप में जाने पर जो हाइड्राइड्स हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि वो डिपेंड करेगा बॉन्ड एनर्जी। ओके, पॉइंट ई द नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे, ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में जाओगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस रेडियस का डबल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, एनर्जी कम होगा तो इजीली टूटेगा, तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो गई। और लेकिन इजीली H प्लस देगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये मिलता है। इसके अलावा ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड, तो ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड में हम बोल सकते हैं, जैसे अगर मैंने मान लो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3, और उसके बाद में SiO2, P2O5, SO3, NCl2O7। तो यहां आप बोल सकते हो कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी, एसिडिक प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों होते हैं बेसिक, एस ब्लॉक वाले मेटल बेसिक। Al2O3 तो आपने सुना ही होगा, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और ये जो होते हैं, ये होते हैं एसिडिक। लेफ्ट टू राइट जाने पर En इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक। तो ये नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल होता है बट वो पी ब्लॉक का मेटल है, पी ब्लॉक का मेटल, पी ब्लॉक का मेटल है। और एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। और एस ब्लॉक वाले या मैक्सिमम डी ब्लॉक वाले जो है, कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक। हालांकि जनरली यही बोला था, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। कौन नहीं होते वो भी अपन बात कर लेंगे। जनरल अगर बात करें ईएन पर, तो ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इनको यहाँ पे भी याद रख सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे बात करते हो, Li2O, Li2O
फिर बेरिलियम ऑक्साइड B2O3 CO2 N2O5 फिर ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो फ्लोरीन वाला फ्लोरीन ऑक्साइड बोल दे अगर, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो देखो ये एस ब्लॉक का मेटल है, ये क्या होगा बेसिक, ये क्या मिला था एम्फोटेरिक, और ये नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या मिलते हैं एसिडिक। और आप ईएन भी बता सकते हो, ईएन जो है लिथियम की ईएन कितनी थी 1.5 2 2.5 और 3। तो ईएन इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज। ओके, तो यही बात हमने पीछे की थी, ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ऑक्साइड की भी लगता है, ऑक्सी एसिड की भी लगता है। अगर आप ऑक्सी एसिड की भी बात करो तो ऑक्सी एसिड के लिए भी लगता है। ऑक्सी एसिड में कैसे, ऑक्सी एसिड में जैसे अगर आपको कई बार ये बोल दिया जाए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल HClO4 HBrO4 और HiO4, इसको बोलते पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। इसमें सबसे हाईली एसिडिक कौन होता है पर क्लोरिक एसिड, फिर ब्रोमिक, फिर आयोडिक होता है। ओके, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का मतलब ये होता है जब भी कोई भी नॉन मेटल OH बॉन्ड बनाए, नॉन मेटल, या ऐसा बोल सकते हैं कई बार ऐसा भी है ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड में से इस बॉन्ड का अगर ईएन डिफरेंस अगर हाई होगा तो ये ज्यादा पोलर होगा, इजीली क्या रहेगा H+। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं ClOH, हाइड्रोजन की ईएन कितने 2.1, ऑक्सीजन की 3.5 और क्लोरीन की होती है 3.1। तो 3.5 में से 3.1 गया, 3.5 में से 3.1 गया, 0.4 का डिफरेंस, 2.1 और 3.5 में कितना 1.4। तो जहां टीएन का डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, पोलर ज्यादा होगा तो वहां से H+ निकालना इजी होगा। तो नॉन मेटल अगर OH बॉन्ड बनाए, नॉन मेटल अगर OH बॉन्ड बनाए तो वहां से H+ निकालना इजी होता है। तो अगर ऑक्सीजन से अटैच मॉलिक्यूल इजीली H+ लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, क्या बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ओके, तो ये अपन बोल सकते हैं ऑक्सी एसिड में भी आपको जानना है ये क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ईएन। ओके, इसके अलावा कुछ अगर आपको ये भी पता करना हो, कई बार ऐसा होगा सर आप तो बताओ, जैसे आपने एक बात बोला सर कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड कौन से ऐसे हैं जो बेसिक नहीं होते, एम्फोटेरिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक में ये ध्यान रखना है आपको, बेरिलियम का ऑक्साइड, हाँ पीछे मैंने कहीं ना कहीं, हाँ ये एम्फोटेरिक लेवल, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपको पता है डायगोनल रिलेशन भी होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड Al2O3, इसके अलावा ZnO, PbO, PbO2, SnO, SnO2, Cr2O3, MnO2, ये मेटल कैसे ऑक्साइड है जो आपको क्या मिलते हैं एम्फोटेरिक, क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये आप इतना याद जरूर रखें। जनरली इसमें ट्रिक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं आप इसमें ट्रिक, आप इसमें ट्रिक बना सकते हैं, जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, इनके ऑक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा ही एम्फोटेरिक होंगे। ZnO जिंक हाइड्रोक्साइड OH वोल्टाइज, जिंक OH वोल्टाइज, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Sn का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, और Pp का भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो होते हैं ये मेटल के ऐसे ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं
एम्फोटेरिक। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। तो ये याद रखना। जनाब आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। इसके अलावा कई बार ये हो कि सर क्या क्या ऐसा मेटल का कोई ऑक्साइड है जो एसिडिक बिहेवियर शो कर पाए? तो एक वो भी लिख सकते हो आप, Mn2O7 CrO3, और एक होता है V2O5। हालांकि V2O5 एम्फोटेरिक होता है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो V2O5। V2O5 एम्फोटेरिक होता है, बट एम्फोटेरिक में भी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि V2O5 की मेनली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एसिडिक। मतलब अगर वो 100 रिएक्शन शो कर रहा है, 100 रिएक्शन, तो 100 में से 90 रिएक्शन में वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है, 10 में ही वो बेसिक की तरह बिहेव करता है। लेकिन बिहेव दोनों की तरह कर रहा है, इसलिए जाना वो एम्फोटेरिक होता है। अभी रिसेंटली जेई मेंस में आया इस साल, तो इसलिए वहां गलती मत करना। तो मैं पूछा गया V2O5 का बिहेवियर, तो वो एम्फोटेरिक होता है। मेनली क्या होता है? एसिडिक। तो ये ऐसे है Mn2O7 जो है वो आगे जाके बनाता है पर मैग्निक एसिड HMnO4। CrO3 को भी अगर वाटर में डालते हैं तो बनाता है H2CrO4 क्रोमिक एसिड, और ये भी बनाता है वेनेटिक एसिड H3PO4। तो अगर कोई ऑक्साइड हो मेटल का या नॉन मेटल का, जनरली ऐसे होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में जाने पर जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो H+ दे रहा है, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। और अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड अगर वो वाटर में रिएक्शन करने पर जो हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो अगर OH माइनस देता है, तो वो क्या होता है? बेस होता है। अब ये कहीं ऐसे मिले थे जो मेटल का ऑक्साइड है, बट ये वाटर से रिएक्शन करने पर आगे जाके H+ दे रहे थे, तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे थे। ओके, तो जनरली हमें जानना है मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक। कौन नहीं होते? एम्फोटेरिक ही होते हैं। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। ओके, जनाब आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। Mn2O7 CrO3 NV25। तो ये, इसके अलावा कई बार ऐसा भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है एसिडिक नेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज इंक्रीज होने से भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से एसिडिक बिहेवियर चेंज होता है। आपने कई बार देखा भी है, मैं बता देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए, CO2 पूछ लिया गया, N2O5 पूछ लिया गया, और इनके साथ ही बेटा आपको पूछ लिया गया SO3 पूछ लिया गया, Cl2O7 पूछ लिया गया मान, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी क्या होगा? इंक्रीज। ये मैंने ऑक्साइड का बताया, ऑक्सी एसिड में भी बता सकते हो आप, ये मैंने ऑक्साइड बताया। कार यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2। यहाँ कितना आएगा? +5, +6, कितना आएगा? +7। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ नॉन मेटेलिक बिहेवियर चेंज होता है, नॉन मेटेलिक बिहेवियर चेंज होने से एसिडिक बिहेवियर चेंज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल इसका आप बोल सकते हो? जो ये ऑक्सी एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड में कैसे? जैसे H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ सल्फर का चार्ज आएगा +6, यहाँ +4 आएगा, देखना। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ये कहता है नाइट्रस एसिड। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। इसके अलावा एक नीट के लिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड।
तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7, यहाँ आएगा +5, यहाँ आएगा +3 और यहाँ आएगा +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड सल्फर के ले लो, हाइड्रोजन के ले लो, क्लोरीन के ले लो, ब्रोमीन के भी लिस्ट लो, HbRO4, HbRO3, HbRO2, HbRO, पर ब्रोमिक एसिड और ब्रोमस और हाइपोब्रोमस एसिड। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहता है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, EN। और इसके अलावा EN का एप्लीकेशन जो हो गया वो आ गया आयोनिक कैरेक्टर के लिए। ये अपने पीछे ये जो भी अपन ने देखा एप्लीकेशन एसिडिक नेचर के लिए, हाइड्राइड के लिए देखा था। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड के लिए देखा था, EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा अपन ने ये बात की थी कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, ट्रिक भी याद रखते हो, जनाब आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। ओके, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें कुछ ऑक्सी एसिड थे, तो ये ध्यान रख सकते हो। ओके बेटा, ये था आपका पीरियोडिक टेबल में मेन पॉइंट्स जितने भी थे बेटा वो सारे अपन डिस्कस किए हैं। इसमें आपको और कुछ डाउट्स आए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे बेटा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे अपन नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में। ओके बेटा, थैंक यू।